Hello users, I am Shivani Jain and welcome back to our YouTube channel फाइनेंशियल अपडेट। इस वीडियो में हम ई इनवॉइस के रिगार्डिंग बात करेंगे। ई इनवॉइस किस किस के लिए मैंडेटरी है, उन्हें कैसे बनाना है और कब बनाना है, इस वीडियो में हम उस बारे में बात करेंगे। इसके लिए आपको einvoice1.gst.gov.in इस साइट पर जाना है। इस साइट पर जाने के बाद आपको यहाँ पर नीचे शो होगा कि द ई इनवॉइस सिस्टम इज़ फॉर GST रजिस्टर्ड पर्सन फॉर अपलोडिंग ऑल द B2B इन्वॉइसेस टू द इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल IRP। द IRP जनरेट्स एंड रिटर्न्स अ यूनिक इनवॉइस रेफरेंस नंबर IRN, डिजिटली साइंड ई इनवॉइस एंड QR कोड टू द यूज़र। इसका मतलब कि यहाँ पे आपको एक IRN मिलेगा और ई इनवॉइस जो रहेगी वो डिजिटली साइन रहेगी और एक QR कोड भी इसमें अवेलेबल होगा। इसके बाद अब बहुत सारे यूज़र्स की क्वेरी है कि हमें ई इनवॉइस बनाना तो है लेकिन कब बनाना है या फिर हमारा टर्नओवर किस हिसाब से हमें चेक करना है। तो सबसे पहले ऐसा था कि 1 अक्टूबर 2020 को गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला था कि जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर है उन्हें ई इनवॉइस बनानी है। उसके बाद 1 जनवरी 2021 को नोटिफिकेशन आया जिनका टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर है उन्हें ई इनवॉइस बनानी है। इसके बाद 1 अप्रैल 2021 के टाइम आया 50 करोड़ के लिए, 1 अप्रैल 2022 के टाइम आया 20 करोड़ के लिए, 1 अक्टूबर 2022 के टाइम आया 10 करोड़ के लिए और 1 अगस्त 2023 के टाइम अब आ चुका है कि जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है उन्हें ई इनवॉइस बनाना मैंडेटरी है। अब आगे आगे गवर्नमेंट इसे 2 करोड़ कर देगी और 2 करोड़ के बाद ये हर किसी के लिए ये मैंडेटरी एप्लीकेबल होगा कि उन्हें ई इनवॉइस बनाना कंपलसरी है। अगर हम एग्रीगेट टर्नओवर की बात करें कि एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है, हम टर्नओवर कैसे देखेंगे कि हमें ई इनवॉइस की एप्लीकेबिलिटी है या नहीं है। इसके लिए आपके प्रॉफिट एंड लॉस या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में जो क्रेडिट साइड जो आपकी सेल आ रही है, सेल में टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई या फिर एक्सपोर्ट सप्लाई जितनी भी सेल है सभी का टोटल, और अगर आपके एक पेन नंबर से अगर बहुत सारे GSTN हैं तो उन सभी GSTN के सेल का टोटल वो एग्रीगेट टर्नओवर होगा और उसके हिसाब से देखा जाएगा कि आपको ई इनवॉइस बनाना मैंडेटरी है या नहीं है। और ये देखने के लिए ऐसा नहीं है कि आप अभी एप्लीकेबिलिटी आई है तो आप लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर या कुछ टाइम का देखना है। ये देखना है 2017-18 ऑनवर्ड्स, मतलब 2017-18 से बाद आपका अगर टर्नओवर कभी भी 5 करोड़ या उससे ज़्यादा हो गया है तो 1 अगस्त 2023 से आपके लिए ये लायबिलिटी है कि आपको ई इनवॉइस मैंडेटरी हो जाएगा। अब अगर हम एक एग्ज़ाम्पल देखें तो इसमें फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में 3 करोड़ टर्नओवर, 18-19 में 2 करोड़ था, लेकिन 19-20 में ये 7 करोड़ हो चुका है। फिर 20-21 में 1 करोड़ हो गया, 21-22 में 3 करोड़ है, 22-23 में 4 करोड़ है। लेकिन अगर हम देखें कि हमें ई इनवॉइस की एप्लीकेबिलिटी है या नहीं, तो हमें ये नहीं देखना कि 22-23 में हमारा 4 करोड़ था। हमें ये देखना है कि पिछले 2017-18 से अभी तक अगर किसी भी ईयर में 5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर हो चुका है तो हमें ई इनवॉइस बनाना है। तो 2019-20 में हमारा टर्नओवर 7 करोड़ हो चुका है, तो इसका मतलब हमें ई इनवॉइस बनाना मैंडेटरी है। इसके अलावा भी बहुत सारी क्वेरीज सबकी रहती है, क्वेश्चंस रहते हैं कि इसका अगर ऐसा होगा तो क्या होगा या ऐसा होगा तो क्या होगा। तो इसके लिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हैं। अगर इसमें आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो वेल एंड गुड। तो इसमें देखते हैं फर्स्ट वाला कि अगर टर्नओवर 5 करोड़ से एक्सीड हो चुका है तो आपको ई इनवॉइस कब से बनानी है। तो आपको ई इनवॉइस बनानी है 1 अप्रैल 2024 से। इसके बाद टर्नओवर की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो हमें देखनी है 1/7/2017 से, क्योंकि GST इसी टाइम आया था 1 जुलाई 2017, तो हमें तभी से देखना है, हमें इसके पहले से नहीं देखना है। इसके बाद एडवांटेजेस क्या हैं अगर ई इनवॉइस कोई बिजनेसमैन बनाता है तो इससे
ये हमें ऑटो रिपोर्टिंग कर देता है जीएसटी रिटर्न। मीन्स जो हमारे इनवॉइस की डिटेल है वो ऑटोमेटिक जीएसटी रिटर्न पर चली जाती है और ई वे बिल पे भी चली जाती है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स क्या क्या कवर होंगे ई इनवॉइस के लिए, तो इनवॉइस, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट, इन तीनों के लिए हमें ई इनवॉइस बनाना कंपलसरी रहेगा। इसके अलावा व्हाट सप्लाईज आर प्रेजेंटली कवर्ड अंडर ई इनवॉइस। ई इनवॉइस में कौन कौन से सप्लाई कवर है। अगर हम रजिस्टर्ड पर्सन B2B को सप्लाई करते हैं तो ई इनवॉइस एप्लीकेबल होगा। अगर SEZ में सप्लाई करते हैं, चाहे पेमेंट हो या ना हो, तो ई इनवॉइस एप्लीकेबल होगा। एक्सपोर्ट करते हैं, अगर पेमेंट हो या ना हो तो भी ई इनवॉइस एप्लीकेबल होगा। अगर डीम्ड एक्सपोर्ट है तो भी एप्लीकेबल होगा। और सप्लाई टू B2 गवर्नमेंट, मतलब बिजनेस टू गवर्नमेंट, अगर recently government clarified that e-invoice is mandatory if supply is made to government departments or establishment, government agency, local authority, PSUs registered solely for the purpose of deduction of tax at source as per provisions of section 51 of the CGST Act are to be treated as registered person under GST law as per the provisions, and it is mandatory to make invoice in this case also। इसके अलावा अगर नील रेट या होली एग्जाम्प्ट सप्लाई है तो आपको ई इनवॉइस बनाना है, तो बिल्कुल नहीं, आपको नहीं बनाना। वेदर द फाइनेंशियल कमर्शियल क्रेडिट नोट्स ऑल्सो नीड टू बी रिपोर्टेड टू IRP, नो, इन्हें भी नहीं करना है। इसके अलावा बिजनेस टू कंज्यूमर सप्लाई अगर हम करते हैं तो भी हमें ई इनवॉइस नहीं बनाना है। ई इनवॉइस एप्लीकेबल फॉर नील रेटेड और होली एग्जाम्प्ट सप्लाई तो नहीं, उनको भी नहीं बनाना है। इसके अलावा वेदर द financial commercial credit note also need to IRP, no. Whether e-invoice is applicable for invoices between two different GSTN under same PAN, अगर एक ही पेन पे दो अलग अलग GSTN है और अगर उनका टर्नओवर एक्सीड हो रहा है तो दोनों पर एप्लीकेबिलिटी आएगी, दोनों GST नंबर पर एप्लीकेबिलिटी आएगी। इसके अलावा फॉर हाई सी सेल्स एंड बॉन्डेड वेयर हाउस सेल्स वेदर ई इन्वॉइसिंग इज़ एप्लीकेबल, क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगी क्योंकि ये सप्लाई है ही नहीं, ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स है ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, एज पर शेड्यूल 3 ऑफ CGST SGST एक्ट। व्हाट इज़ द एप्लीकेबिलिटी ऑफ इनवॉइस, ई इनवॉइस फॉर इम्पोर्ट ट्रांजेक्शन। ई इनवॉइस इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर इम्पोर्ट बिल ऑफ एंट्री। फॉर विच एंटिटी सेक्टर ई इनवॉइस इज़ नॉट एप्लीकेबल, एग्जाम्प्ट किस किस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, banking companies or financial institution including a non-banking financial company NBFC, goods transport agencies, supplier of passenger transporting service, supplier of services by way of admission to exhibition of cinematograph films in multiplex screens, person registered in rules of person registered in terms of Rule 14 of CGST rules OIDAR। फिर डू SEZ सप्लायर नीड टू इशू ई इनवॉइस, यस इफ़ दे हैव द स्पेसिफाइड टर्नओवर एंड फुलफिलिंग अदर कंडीशन ऑफ द नोटिफिकेशन। वेदर ई इनवॉइस इज एप्लीकेबल फॉर सप्लाई इन्वॉल्विंग रिवर्स चार्ज, इफ द इनवॉइस issued by notified person is in respect of supply made by him but attracting reverse charge, e-invoice is applicable। Our entity aggregate turnover had crossed the prescribed threshold during current financial year during 2023 and 24, for what date I am supposed to start e-invoicing। तो इसमें 1 अप्रैल 2024 से e-invoicing स्टार्ट होगा। वेदर e-invoicing इज़ एप्लीकेबल फॉर सप्लाई इन्वॉइसिंग रिवर्स चार्ज, तो यस, रिवर्स चार्ज वालों के लिए भी e-invoice एप्लीकेबल है। आई एम बायर फॉर सम ऑफ माई सप्लायर, द स्टेटस ऑन IRP shows as enabled for e-invoice but my supplier says that they are exempt from e-invoicing or that e-invoicing is not applicable for them for some reason। What about this? As already clarified in some FAQ, the establishment status on e-invoice portal does not mean that taxpayer is legally obligated to do e-invoicing। होप करती हूँ कि मैंने आपको कुछ अपडेट दी है या मैंने आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन दी है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है और आप कुछ अपडेटेड हुए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और
अगर आप ऐसी ही अपडेटेड और न्यू वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल फाइनेंशियल अपडेट को सब्सक्राइब करें। अगर कोई क्वेरी या क्वेश्चंस रह गए हों तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।